हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति। ये आपकी दूसरी बुक का तीसरा अध्याय है, जिसमें हम मुख्यतः ये देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाता है, कहाँ से पंचवर्षीय योजना का उद्गम होता है और क्या क्या मुसीबतें आती हैं पंचवर्षीय योजना को लागू करते हुए, और पंचवर्षीय योजना को लागू करने के क्या क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे आप इसमें यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपको विकास की आवश्यकता है तो उसे कैसे अफेक्ट हो सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है उड़ीसा का। जब उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ का एक इलाका है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लो अयस्क का विशाल भंडार था। तो वहाँ पर समस्या ये थी कि अगर हम विकास के लिए उन लो अयस्क को बाहर निकालेंगे तो उस ज़मीन के ऊपर या फिर उस जगह पर रह रही आदिवासी आबादी को हमें विस्थापित करना पड़ेगा। तो विस्थापन से आदिवासियों का क्या होगा, उनका घर चला जाएगा। साथ ही इसे दूसरी समस्या ये हो सकती रही कि अगर हम खुदाई करते, वहाँ पर खनन करते, तो उससे जो हम लो इस्पात होता निकलता, उसको निकालने के दौरान बहुत से प्रदूषण होता, जिससे भी जो है इन्वायरमेंट को हानि होती। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे में हम किस तरीके के स्टेप्स उठाएं कि हमारे पास विकास भी हो जाए और किसी का विस्थापन या कोई ऐसी समस्या भी ना आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को हरास करने वाली बात होगी। चाहे वो आदिवासियों का विस्थापन हो, चाहे वहाँ से लो अयस्क को निकालने का कार्य हो। तो इसके बाद बात आती है कि इसी के ऊपर जो हमारा राजनीतिक टकराव शुरू होता है कि हम आखिर निर्णय कैसे लें और क्या ले निर्णय। तो जब हम निर्णय की बात करते हैं तो निर्णय के दौरान क्या किया जाता है, गवर्नमेंट यही करती है कि अगर उसको किसी भी बात पर निर्णय लेना है तो इनके विशेषज्ञों से पूछेगी। जैसे अगर मैं उड़ीसा का एग्जाम्पल लूँ तो वहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट से वो बात करेगी, और उसके अलावा जो खनन करने वाले लोग हैं उनसे बात करेगी, अर्थशास्त्री से बात करेगी कि किस तरीके से हमारे विकास के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद इसका जो आखिर निर्णय होगा वो ऑफकोर्स राजनीति ही होगा, राजनीति द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो राजनीति लेगी, और राजनीति क्यों लेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है राजनीति को जो है जनता के द्वारा चुना गया है। जनता के द्वारा चुने जाने का अर्थ ये होता है कि वो कहीं ना कहीं जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो जनता के द्वारा ही लिए जा रहे हैं, जनता उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अब बात आती है कि ठीक है, हमें विकास करना है, मतलब विकास एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो विकास जब महत्वपूर्ण अवधारणा है, ये धारणा है, तो विकास है क्या चीज़। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो हम हमेशा विकास को इस नज़रिए से देखते हैं कि जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता है, जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता में सड़कें बनी हुई है, वहाँ पर न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, साइंस का इस्तेमाल हो रहा है, वो सभी जो है हमारा क्या बोलते हैं, विकास का पर्याय है। तो इसके बाद जब बात आती है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हमने विकास की बात करी, हमारे पास आई पश्चिमी सभ्यता, और जब हमने पश्चिमी सभ्यता की बात करी तो वहाँ पर अधिकतर क्या अपनाया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, उदारवाद अपनाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो जब हमने बात करी कि विकास है क्या, तो विकास का अर्थ ये होता है जहाँ पर आधुनिकीकरण को अपना लिया जाए, मतलब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लिया जाए। भौतिक प्रगति है, भौतिक प्रगति का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आज एक वस्तु है तो कल आपके पास ढेर सारी वस्तुएं हैं। ढेर सारी वस्तुएं होने का अर्थ ये है कि आज आपके पास इनकम ज़्यादा है, आप कहीं ना कहीं विकसित हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ विकास में हम इन्वॉल्व करते हैं वैज्ञानिक तर्क बुद्धि। जब वैज्ञानिक तर्क बुद्धि से सोचने लग जाते हैं तो ये भी एक विकास का परिपेक्ष हो जाता है, विकास का ही। अगर आप किसी पंडित की सुन रहे हैं, किसी वैज्ञानिक की नहीं सुन रहे, तो आपको विकसित नहीं माना जा सकता है। तो अब बात आती है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो हमने ये तो मान लिया कि चलो रफ में हम ये मानते हैं कि उदारवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, उसी को हमने विकास मान लिया। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, जब इंडिया में विकास की बात करेंगे तो इंडिया के सामने दो विकास के मॉडल प्रस्तुत होते हैं। पहला जो मॉडल आता है वो होता है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, दूसरा आता है समाजवादी मॉडल। अब इंडिया को इन दोनों में से चुनना था। जब मैं पूंजीवादी उदारवादी मॉडल की बात करती हूँ तो ये वाला जो मॉडल है वो अमेरिका द्वारा अपनाया गया था, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब कुछ जो है वहाँ पे मार्केट डिसाइड करती है, किसी वस्तु की कीमत मार्केट डिसाइड करेगी, किसी वस्तु का कितना आदान प्रदान किया जाएगा, आयात निर्यात कितना हुआ, ये सब कुछ उनकी ज़रूरतों पर इस्तेमाल होगा। जब मैं मार्केट की बात करें, इसका आधार ये होगा कि जिस प्रकार से जनता की मांग होगी। जनता की मांग अगर आज चाय की बढ़ रही है तो इसका अर्थ ये होगा कि चाय की कीमत बढ़ जाएगी। वहीं जनता की मांग अगर उसकी कम हो गई है चाय की, तो उसकी मांग जो है वो मांग कम होने के कारण जो है उसकी पूर्ति भी कम कर दी जाएगी और उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। तो ये इस आधार पर निर्धारित होगा। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार ये डिसाइड करेगी कि अगर आज चाय पत्ती की मांग ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है उसकी, तो सरकार उसकी कीमत कम ही रखेगी, उसकी कीमत को नहीं बढ़ाएगी। वो ज़रूरतों पे काम करेगी, वो बेसिक नेसेसिटी को कंप्लीट करेगी, जो सबसे आपके मूल जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेगी सरकार, और ये वाली सारी जिम्मेवारी सरकार के पास होगी। तो यही जो है एक समाजवाद मॉडल कहता है। समाजवाद मॉडल जो है सोवियत संघ द्वारा भी अपनाया गया था। उसके बाद बात की जाए, जब हमने विकास की बात करी तो विकास के लिए हमने क्या अपनाया, पंचवर्षीय योजना अपनाई। अब पंचवर्षीय योजना इंडिया में आई कहाँ से, पहले कहीं तो अप्लाई की गई होगी,
तो ये जो है पहले सोवियत संघ में चलती थी। तो सोवियत संघ में पहले जो है पंचवर्षीय योजना चलती थी, उसी को इंडिया ने अपनाया। इंडिया ने प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में यहाँ पे आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई भारत में, तो 1951 में। इसके बाद ये पंचवर्षीय योजना जो है 5 सालों के लिए चलती है। इसके बाद जो है 1956 में दूसरी पंचवर्षीय आती है। 51 से +5 56 हो गया, और 56 से +5 61 हो जाएगा। तो 61 से जो है आपकी तीसरी पंचवर्षीय शुरू हो जाती है। 61 के बाद +5 करेंगे तो 66 आता है, लेकिन चौथी पंचवर्षीय 1966 में चालू नहीं की जाती है, जिसका कारण ये दिया जाता है कि हम ऑलरेडी आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, तो हम पंचवर्षीय योजना पर खर्च नहीं कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजना होता क्या है, मैं ये बता रही थी। अब जब पंचवर्षीय योजना की बात की जाती है तो इसमें जो है 5 साल के लिए आपका एक टारगेट फिक्स कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर आपका खर्च किया जाएगा। जैसे मान लो प्रथम पंचवर्षीय में ये कहा गया कि हमें जो कृषि पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट उसका एक फिक्स जो है अमाउंट या अधिक अमाउंट जो है कृषि के लिए रख लेगी, और वो इस दौरान जो है कृषि पर ज़्यादा कार्य करेगी, ना कि उद्योग पर। उसका मेन फोकस जो होगा वो कृषि पर होगा। उद्योग का विकास होगा, लेकिन वो उस क्रम में नहीं होगा जिस क्रम में कृषि का विकास किया जाएगा, कृषि के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो जब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ऑफकोर्स 1951 से लेकर 56 तक चलती है, 5 वर्ष तक। ये जरूर पूछा जाता है कि इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना को लेकर आए, तो ये थे के एन राज थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है। कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खेतों में काम करना, नहीं, इस तरीके से नहीं। कृषि के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता है उसकी, इसके लिए काम किया जाएगा। जैसे कि सिंचाई के लिए काम किया जा सकता है, उन्नत बीजों के लिए काम किया जा सकता है कि उसका आयात बढ़ाया जाएगा, सारे बांध बनाए जाएंगे। और इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हम देखते हैं कि भाखड़ा नंगल डैम बनाया जाता है। तो ये सब जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आता है। जब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योग को अपनाया। हमने ये कहा कि ठीक है, हमने एक क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भरता तो ले ली है कृषि के आधार पर, लेकिन अब हमें विकास की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ठीक वैसे है कि जब तक बच्चा चलना नहीं सीखेगा वो कैसे पढ़ना सीखेगा। उसके लिए पहले चलना ज़रूरी है, उसके बाद उसके लिए स्कूल जाना या फिर पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो सेम वहीं पर है, इंडिया ने पहले कृषि पर फोकस किया कि पहले हम अपनी खाद्यान्न आपूर्ति पूरी कर ले, उसके बाद हम विकास पर कार्य करेंगे। क्योंकि उन लोगों का या उस टाइम के नेताओं का ये मानना था कि अगर हम अभी से विकास के लिए चलेंगे तो हमारी जो गति है बहुत तेज़ हो जाएगी, जो ज़रूरी नहीं है। हमें पहले जो स्टार्टिंग में धीरे से कार्य लेना चाहिए, धीरे धीरे काम करना चाहिए। इसी आधार पर इन्होंने जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को शामिल किया, जिसके प्रमुख जो थे वो थे पीसी महालनोबिस। अब उद्योगों में विकास के दौरान क्या किया गया, अब उद्योगों के लिए आप जानते हैं कि आपको बिजली की आवश्यकता होगी, किसी भी उद्योग को खड़ा करने के लिए रेलवे की आवश्यकता होगी, किसी भी एक चीज़ को दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इस्पात चाहिए होगा। इस्पात का मतलब होता है मेटल्स या इस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे जो आपके कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मशीनरी चाहिए होगी, बड़ी बड़ी संचार चाहिए होगा। इन सारी चीज़ों पे इसलिए जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान काम किया जाता है। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाती है, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी बहुत भिन्न नहीं रही थी दूसरे से। तो ये भी जो है मेनली उसी के लिए कार्य करती है, आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योग के लिए ही काम करती है। अब बात आती है कि जब हमने विकास की परिणतियाँ अपनाई, विकास की जो नीतियाँ अपनाई, उस दौरान हमने कुछ समस्याएं झेली होगी, हमने डिस्कशंस किए होंगे कि हमें किसके ऊपर कार्य करना चाहिए। तो वही कुछ डिस्कशंस है यहाँ पे जस्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि पहला डिस्कशन तो ये आता है कि हमें कृषि पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उद्योग पर, क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस आपको जान लेना जरूरी है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे, खुद भी आप सोच सकते हैं कि फिर क्या हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया या फिर हमें किस पर कार्य करना चाहिए। जब कृषि की बात करते हैं तो कृषि पर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें आत्मनिर्भरता चाहिए तो ज़रूरी है कि आपके पास कृषि होनी चाहिए। जब आपका पेट भरा रहेगा तभी आपका दिमाग चलेगा, ये इस तरीके से काम करता है। तो वही बात है। तो जो कृषि के पक्ष है उनका यही कहना था कि पहले हमें कृषि में आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसके बाद हमें उद्योगों के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन जब उद्योग की बात आती है तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास धन नहीं होगा हम कृषि पे खर्चा कैसे करेंगे। तो ज़रूरी है कि पहले हमें जो है उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए, अपने उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देश बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके आगे लाने के लिए या इसको विकास करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम जो है अपने विकास के लिए कार्य करें। तो ये दोनों जब जस्ट डिबेट्स हैं कि हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम या डिस्कशंस आता है वो ये आता है कि हमें निजी क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दें, सार्वजनिक क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि विकास का जब मॉडल अपनाया गया तो हमने ये देखा कि हमारे पास 2 मॉडल्स थे, एक था पूंजीवादी मॉडल, दूसरा था समाजवादी मॉडल। जब हम पूंजीवादी मॉडल की बात करते हैं, ये मॉडल ये कहता है कि इसमें अधिकतर जो होंगी संस्थाएँ होंगी वो निजी क्षेत्र की होंगी या फिर निजी संस्थाएँ होंगी। लेकिन वही अगर हम समाजवाद मॉडल की बात करेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र की होंगी, जिसका अर्थ ये है कि अधिकतर जो संस्थाएं होंगी उसे सरकार गवर्नमेंट रन करेगी, सरकार चलाएगी।
अब निजी क्षेत्र के चलाने का अर्थ ये होगा कि यहाँ पर जो है आपका लाभ के लिए ज़्यादा काम किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति को कह दिया जाएगा कि ये कंपनी है, इसको आप चलाओ। इसको एक छोटे से एग्जांपल समझ लो। जैसे कि रेलवे की बात करें, रेलवे को अगर प्राइवेटाइज़ कर दिया गया तो इसका अर्थ ये होगा कि उसका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उसके जो कंपनी उसका जो ऑनर होगा वो ऑफकोर्स चाहेगा कि उसमें से मुझे बहुत अधिक लाभ मिले, इसलिए उसकी टिकटें बढ़ा देगा। लेकिन अगर वो सरकार के पास है वही रेलवे, तो वो क्या करेगी, जो कीमतें हों उसको रियायती दर पर रखेगी, कम कीमत पर रखेगी, ताकि जो है छोटे लोग भी उसमें ट्रैवल कर सकें। जैसे कि आप एयरलाइंस पे देख सकते हैं, एयरलाइंस पे अधिकतर जो है किराया बहुत महंगा होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो प्राइवेटाइज है। तो यही एक हमारे पास था इश्यूज़ कि हमें निजी क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र पे, क्योंकि अगर निजी क्षेत्र की बात की जाएगी तो निजी क्षेत्र से चांसेस ये हैं कि आपका विकास बहुत तेज़ी से जाता है और इससे सरकार को रेवेन्यू भी ठीक ठाक आ जाता है। लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जाएगी तो सरकार को उतना अधिक लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि पहले उसे आवश्यकता होती, जितना कि निजी क्षेत्र पूर्ति कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में एक अच्छी बात यह है कि इसमें निर्धन व्यक्तियों के लिए काम किया जाता है। हाँ, एक आपको बहुत अच्छे से याद रखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो अभी अपनाई जा रही है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये 1 मार्क्स से बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। उसके बाद बात आती है कि इसके परिणाम क्या हुए, हमारे सामने क्या फ़र्क पड़ा। तो हम ये देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना अपनाई गई, इसके तहत जो बहुत सारे कृषि विकास हुए, बहुत सारे कार्य किए गए, बहुत सारे डैम्स बनाए गए। तो ये सब हम मेनली जो है बदलाव देखते हैं। देखो, आज मैं सिर्फ परिचय करा रही हूँ, इसके बाद मैं कंप्लीट इसका छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो और कराऊंगी। तो ये डेली में लाती रहूँगी, सो दैट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट बात आती है भूमि सुधार। तो इन सुधारों पंचवर्षीय योजना की वजह से ये हुआ कि हमने जो भूमि सुधार पर कार्य किया, भूमि सुधार के तहत हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने जो है ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म किया पहले तो। दूसरा हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि कैसे, आप जानते होंगे जैसे आपके दादाजी हैं, उनकी जब प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, अब 2 भाई तो उनमें दोनों भाइयों में वो प्रॉपर्टी आधी आधी हो जाएगी। फिर जब दोनों भाई के 2-2 बच्चे होंगे तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो आप ये देखिए उससे क्या होगा, भूमि जो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो इसी को भूमि के सुधार के तहत जो उन टुकड़ों को जो है एक जगह इकट्ठा किया गया, एक तरीके से कह सकते हैं उनको मिलाने की कोशिश की गई। तो इसी वजह से उन भूमि को बड़ा किया गया। और भूमि को बड़ा करने का फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े क्षेत्र में आप कृषि का कोई एक फसल अच्छे से उगा सकते हैं। आप और सिर्फ आप अपने खाने के लिए ही नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए उगा सकते हैं उन फसलों को। इसके बाद बात की जाए कि 1960s के दौर में जब हरित क्रांति लाई जाती है, जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति का अर्थ ये होता है कि हम जो है कृषि पर अधिक ध्यान देंगे। 1960 के दशक में लगा, क्योंकि इंडिया को ऐसा लगा कि हमें जो कृषि में जो है आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। इसीलिए अब हरित क्रांति के तहत हुआ क्या, हरित क्रांति के तहत हुआ ये कि सरकार ने क्या करा, कृषि को बढ़ाना है, उन्हें फसलों को बढ़ाना है, फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऊँचे गुणवत्ता के बीजों को लोगों को देना शुरू किया, किसानों को देना शुरू किया कि आप इन बीजों का इस्तेमाल करें, इससे जो है प्रोडक्शन या उत्पादन बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके तहत उर्वरक देना शुरू करा। उर्वरक मीन्स खाद देना शुरू करा, कीटनाशक दिया किसानों को, और सिंचाई सुविधा के लिए उनको अधिक अनुदानित मूल्य पे, मतलब कंपनसेशन या फिर जो कुछ छूट दी गई, ताकि जो है वो अपने लिए कुछ चीज़ों को जुगाड़ कर सके, कुछ मशीन्स का या फिर सिंचाई के लिए जो मोटर्स आते हैं उन सबका इस्तेमाल किया जा सके। इसी पूरी घटना को जो है हमारी हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत ऐसा नहीं हो कि सरकार खुद लग गई कृषि में, नहीं। हरित क्रांति के तहत ये हुआ कि किसानों को जिस चीज़ों की आवश्यकता थी सरकार ने उसको बढ़ावा दिया और सरकार ने उसकी हेल्प करी किसानों की, कि आपको रियायतें चाहिए तो ये हो जाएगा, आप ठीक ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि अच्छा, जब हम हरित क्रांति लेकर आए तो इससे कुछ नुकसान भी हुए हमें। नुकसान किस टाइप के हुए कि कुछ उन्नत बीज इस तरीके के थे कि आप उनसे जो फसलें तो उगा सकते, लेकिन उन बीजों का वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन फसलों से जो बीज गिरेंगे उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, इस तरीके का था। बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया था जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। इसके अलावा हम देखते हैं हरित क्रांति की अगर हानि में, क्योंकि पूछा जाता है कि हरित क्रांति के लाभ और हानि बताइए 3-3 पॉइंट्स में, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। और अगर हम एक और इसका हानि देखें तो ये देखते हैं कि हरित क्रांति किसी कुछ राज्यों तक ही सीमित थी, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, जिसके यहाँ पहले से ही कृषि अच्छी खासी होती थी, फसलें बहुत अच्छी मात्रा में होती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि इससे जो है पूरे देश को एक जैसा फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि कुछ ही राज्यों को अधिक लाभ मिला। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1960 के दशक में एक बदलाव तो आपने देख लिया कि हरित क्रांति का है। इसके अलावा भी जो है भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि 1960 के दशक के दौरान ही नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और
इंदिरा गांधी जो है एक टाइम पे जन नेता बनकर उभरती है। जन नेता का अर्थ होता है कि जनता की नज़र में वो नेता आ गई है कि हाँ ऐसा हमारा कोई नेता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था नियंत्रण के लिए इस टाइम पे कुछ कुछ निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय में क्या क्या लिया जाता है, जैसे 1967 की अगर मैं बात करूँ तो निजी क्षेत्र के उद्योगों पर बाधाएं आई। मतलब निजी क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि उन निजी क्षेत्रों का जो बाधाएं हैं उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। इसके अलावा 1967 में ही जो है 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। मतलब 1967 से पहले जो बैंक्स थे वो प्राइवेटाइज थे, प्राइवेट चलते रहा, उनकी मर्जी थी वो कितना उस पर टैक्स देंगे, क्या देंगे, आपको कंपेंसेशन देंगे या ब्याज नहीं देंगे या लोन देंगे तो वो किस आधार पर देंगे, वो उनकी मर्जी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब इनका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसके तहत सरकार जो है उनसे, एक मिनट, जिसके तहत जो है सरकार अब उनके ऊपर पूरा नज़र रखेगी कि आप किस तरीके से लोन दे रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें, कुछ हमारे पास बैंक्स आज भी राष्ट्रीय हैं, कुछ प्राइवेटाइज बैंक भी है कम्प्लीटली, जैसे HDFC, ICICI कंप्लीट निजी बैंक हैं। तो इस तरीके से समझ लें कि इन्हीं बैंकों का, इन्हीं जैसी बैंकों का जो उस टाइम पे निजीकरण से हटाकर इन्हें जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। गवर्नमेंट अब उन पर उनका रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, जैसे RBI रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उनकी बात की जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये कंप्लीट आपका चैप्टर ऐसा ही यही है। बाकी आपको लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।